नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड्स। रूलिंग राज करना, कंट्री साइड हो गया विलेज एरिया। अब कैसे होगा ये, हम इसको देखते हैं इस चैप्टर में। यानी द कंपनी बिकम्स द दीवान। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी दीवान कैसे बन गई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने दीवानी अपने हाथ में ले ली थी, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। अब देखो कैसा होता है कि 12 अगस्त ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। 12 अगस्त 1765 में मुगल राजा जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना देते हैं। कहाँ का? बंगाल का। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जो ये इवेंट हुआ, जो भी ये दीवानी सौंपने का काम हुआ राजा के द्वारा, ये रॉबर्ट क्लाइव जो थे उनके टेंट में हुआ था जाकर के, विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियन एज विटनेस। कुछ अंग्रेज लोग थे और कुछ भारतीय लोग थे जो इस इवेंट के गवाह बने, ठीक है, विटनेस बने वो। बट इन द पेंटिंग अबाउ द इवेंट इज शोन एज अ मेजेस्टिक ओकेजन। देखो लेकिन पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? एक मेजेस्टिक ओकेजन दिखाया गया है। यहाँ पे राजा बैठे हैं, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव वगैरह हैं, ठीक है, कुछ भारतीय कुछ अंग्रेज इधर इस तरह से दिखाए गए हैं। तो अब इसमें क्या है, taking place in a grand setting, the painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life। देखो ये जो पेंटर थे जिन्होंने पेंटिंग की है, उन्हें लॉर्ड क्लाइव ने ही बुलाया था ताकि जो ये यादगार समय है उनके जीवन का, जो ये एक पल यादगार है, उसे और भी अपनी यादों में वो संजो के रख सकें एक पिक्चर के थ्रू। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। देखो अब दीवानी मिल रही है उनको, कहाँ से? अंग्रेज आए हैं यूरोप से, ठीक है, ब्रिटेन से आए और भारत में आके कितनी दूर आके उनको क्या मिल रहा है? दीवानी मिल रहे हैं, वो यहाँ पे हक जमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था उनके लिए। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। देखो जैसे वो दीवान बन जाते हैं तो दीवान का काम क्या होता है? जो जितना भी पैसे से जुड़े हुए काम होते हैं, जैसे रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन का काम होता है, वो सारा अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाता है। टैक्स का जितना भी पूरा जितना भी एरिया उनके अंदर है, उनके पास में है, उसका जितना भी वो पैसा है उन्हीं के अधीन हो गया। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब कंपनी को सोचना था कि जो यहाँ की ज़मीन की जो प्रशासन जो है वो कैसा किया जाए और कैसे यहाँ के जो रेवेन्यू यानी कि जो कर वगैरह लेते थे उसके रिसोर्सेज को कैसे हम एक ऑर्गेनाइज वे में करना शुरू कर दें, ठीक है, तरीके ढूंढे उन्होंने। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। देखो अब अंग्रेज़ भारत के थे नहीं, तो लोगों से उनका कुछ खास लगाव नहीं था, इसीलिए उन्होंने पहले ये सोचा कि ऐसा कैसे किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो आमदनी हो जाए कंपनी को, उस तरह से हम अपनी पॉलिसी का फ्रेम करेंगे। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। देखो ये व्यापारिक कंपनी थी एक, ठीक है, तो इनको ये भी इंश्योर करना था, ये भी पक्का करना था कि ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो सामान है वो बेच सके जैसे ये बेचना चाहते हैं, और जो लेना चाहते हैं यहाँ से वो भी अच्छे आराम से बिना किसी दुविधा के ले पाएँ। ओवर द ईयर्स द कंपनी ऑल्सो लर्नड दैट इट हैड टू मूव विद सम कॉशन। इतने सालों से कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, पहले तो व्यापारी के रूप में कर रही थी, अब दीवान बन चुके थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी थी कि कैसे खुद को संभाल के या कैसे हम संभल के चल सके ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, उनका पैसे में कमी ना आए। बीइंग एन एलियन पावर, एलियन कौन होते हैं? एलियन वो लोग होते हैं जो हम जानते नहीं हैं, अननोन होते हैं हमारे लिए, तो वो ये यहाँ के लिए हमारे देश के तो थे नहीं, इसीलिए वो एलियन थे। It needed to pacify those who in the past had ruled the countryside and enjoyed authority and prestige। देखो अब इनको क्या करना था? अगर गांव से उनको कर लेना था लोगों से, तो जो लोग वहाँ पहले ही राज कर रहे थे, जिनके पास खूब सारी पावर हुआ करती थी और काफ़ी इज्जत और सम्मान होता था उनका, उन लोगों का भी उनको ध्यान रखना था ताकि वो लोग इनके विरोध में ना खड़े हो जाएं। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। देखो जो लोग लोकल वहाँ के थे उन्हें तो वो मना नहीं कर सकते थे कि आप पावर ना रखो, लेकिन उन्हें क्या करना था कि उन्हें अपने हिसाब से उनसे काम करवाना था, वो उन्हें निकाल नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने हिसाब से काम करवाने के बारे में योजना बना रहे थे। हाउ वॉज दिस टू बी डन? कैसे किया जाता है ये सब? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड। देखो कॉलोनाइज करना यानी इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो गांव का एरिया है, कंट्री साइड क्या है? गांव का एरिया है, उसे कंपनी ने अपने अधीन कैसे किया, कॉलोनाइज कैसे किया। कॉलोनाइज, कॉलोनी तो आपने पढ़ा होगा, कॉलोनी वो लोग बनाते हैं जो
उस देश के ना होके या उस इलाके के ना होके दूसरी जगह पे अपने एक कॉलोनी बना देते हैं, अपना एक एरिया बना देते हैं, तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। तो उनके अंदर जो लोग होते हैं वो सब कॉलोनाइज्ड एरिया के लोग माने जाते हैं। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज रिडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल एंड प्रोड्यूस द क्रॉप्स इट वांटेड। देखो अब उन्हें रेवेन्यू का भी सोचना था कि कैसे करें, रिसोर्सेज कैसे उनको ऑर्गेनाइज करें, अपने अंडर कैसे करें, और उनको लोगों के हकों को भी दोबारा से बताना था कि क्या हक हैं लोगों के, और वो जो क्रॉप्स जो फसलें उनसे उगवाना चाहते थे वो कैसे करें, ये सब भी सोचना था। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अब कार किसके लिए, कंपनी के लिए। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी क्या बन चुकी थी, दीवान बन चुकी थी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। दीवान तो थे वो, लेकिन वो पहले अपने आप को क्या मानते थे, व्यापारी। सबसे पहले वो खुद को व्यापारी मानते थे। इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। देखो ये रेवेन्यू खूब सारा चाहते थे, खूब सारा कर आ जाए, बहुत सारे पैसे आ जाएं, लेकिन कोई भी ऐसा रेगुलर, कोई भी ऐसा अच्छा वाला सिस्टम या कोई असेसमेंट, कोई कैसे उसका ध्यान रखा जाए, उसके ऊपर पूरा चेक करना या क्या क्या करना है पूरी तरीके से, वो अपने अंडर लेकर के नहीं करना चाहते थे ये सब, क्योंकि उन्हें सिर्फ चाहिए था फ़ायदा, ना कि लोगों की भलाई भी। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड एंड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। मेन कोशिश किस चीज़ की थी कि रेवेन्यू जितना हो सके उतना इकट्ठा करें, जितना पैसा मिल सके उतना इकट्ठा करो, और अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है, ठीक है, कॉटन और सिल्क जो है, ये जितना भी सस्ता मिल सके उतना ही सस्ता लें। इन within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled। देखो लगभग 5 साल के अंतराल में क्या होता है, जो चीज़ें कंपनी खरीदती थी बंगाल में, इसकी कीमत दुगनी हो चुकी थी। बिफोर 1765 द कंपनी हैड परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। देखो ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि 1765 से पहले कंपनी क्या करती थी, चीज़ें खरीदती थी, सामान खरीदती थी इंडिया से। कैसे कि वो वहाँ से ब्रिटेन से सोना और चांदी के सिक्के लाते थे और वो यहाँ से सामान खरीदते थे। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन अब उन्हें अगर सामान खरीदना था, क्योंकि वो दीवान भी थे बंगाल के, वहाँ से पैसा भी आता था उनको, तो वही पैसा इस्तेमाल करते थे वो चीज़ें खरीदने के लिए भी। उन्हें अब गोल्ड लाने की ज़रूरत थी नहीं। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकॉनमी वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। देखो बहुत ही जल्द ये पता चलने लगा कि जो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्राइसिस आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बन चुकी थी। आर्टिजन्स वर डिजर्टिंग विलेजेस सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स इन टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। देखो जो आर्टिजन्स थे, जो कलाकार थे, जिनकी कुछ खासियत होती थी कपड़ा बनाने की या कुछ भी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने गाँव छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि कंपनी उन्हें ज़बरदस्ती सस्ते प्राइस पे चीज़ें बेचने को मजबूर करती थी। पेजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। ऐसा था कि जो किसान थे उनके पास भी ऐसा संभव नहीं था कि वो इतने ज़्यादा जो बड़े अमाउंट में, इतना बड़ा बड़ा अमाउंट वो उनसे पैसा मांगते थे कर के रूप में, वो पूरा नहीं दे पाते थे। आर्टिजन्स प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन। अब जो आर्टिजनल प्रोडक्शन थी, जो लोग कला का कार्य करते थे, अलग अलग कलाकारी करते थे कपड़ों पे या दूसरी चीज़ों पे, वो कम हो रहा था, क्योंकि उनके काम में उन्हें मुनाफा नहीं होता था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स। अब जो किसानों का जो खेती बाड़ी का प्रोसेस था, उसमें भी क्या हो रहा था, खेती बाड़ी में भी परेशानियां आ रही थी और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलने को मिल रही थी। अब प्रोडक्शन जो था कम हो रहा था। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। देखो 10 मिलियन पीपल बहुत ज़्यादा संख्या होती है लोगों की। इतने लोग 1770 में मारे जाते हैं बंगाल में। किस वजह से, फेमाइन की वजह से, यानी अकाल हो जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं पड़ती। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट। 10 मिलियन उस समय बहुत लोग होते थे, लगभग 1/3 भाग पूरा जो था वो क्या हो गया था, दुनिया का, यहाँ बंगाल के लोगों का समाप्त हो चुका था। ठीक है। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब देखो अगर एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन नहीं होगी तो कर भी नहीं होगा, कर नहीं होगा तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इफ़ द इकॉनमी वॉज इन र्यून्स कुड द कंपनी बी सर्टन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। देखो अब जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, चरमरा गई थी, वो ख़राब हो चुकी थी। तो ऐसे में कंपनी को क्या रेवेन्यू का या कर मिल सकता था इनकम के तौर पर। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगैन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो क्या सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि अब थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है, जो थोड़ा सा खर्चा है, हमें ज़मीन पर भी लगाना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी का जो कार्य है, वो क्या हो जाए, उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, कैसे कर सकते थे ये सब। आफ्टर 2 decades अ डिबेट ऑन दैट क्वेश्चन। देखो
ये 2 दशक के बाद क्या है, एक इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट होना शुरू हो गया कि एग्रीकल्चर को कैसे इंप्रूव करें। डिबेट यानी वाद विवाद शुरू कर दिया कि एग्रीकल्चर इंप्रूव नहीं होगा तो इनकम कम हो जाएगी। द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। देखो, कंपनी ने एक रास्ता निकाला जिसको नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट, और ये 1793 में हुआ। कुछ डेट्स और कुछ टाइम याद रखना जरूरी है। बाय द टर्म ऑफ दैट सेटलमेंट द राजास एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी, इसके तहत क्या होता था कि जो राजा लोग थे या फिर जो तालुकदार थे, जो तालुकाज में रहते थे, उनको क्या नाम दे दिया गया कि ये लोग कौन है, जमींदार हैं। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब उन लोगों को कहा गया कि वो जो किराया है वो या कर है वो किसानों से इकट्ठा करें और वो कंपनी को देना शुरू करें कर के रूप में। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली। अब कितना अमाउंट देना है कंपनी को, कितने पैसे देने हैं कंपनी को, ये एक फिक्स अमाउंट के रूप में रख दिया गया, परमानेंटली कर दिया गया इसको। दैट इज इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर। इसका मतलब ये था कि ये भविष्य में इनका अमाउंट जो है कर का बढ़ाया नहीं जाएगा। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनीज कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। ऐसा था कि अंग्रेज़ों का ये सब करके ये मानना था कि अब पैसा रेगुलरली आएगा क्योंकि हमने कर नहीं बढ़ाना, तो कर हमें मिलता रहेगा। और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा कि जो राजा लोग हैं या जो तालुकदार्स हैं जिनको हमने ज़मीन दी है, वो यहाँ से उपज बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाएंगे, और जिससे जो है रेवेन्यू चलता रहेगा और कंपनी जो है अपने जो खजाने हैं भरती रहेगी। ठीक है, तो since the revenue demand of the state would not be increased, the जमींदार would benefit from increased production from the land। तो उनको लगता था कि अगर मानो हम रेवेन्यू इंक्रीज ही नहीं करते हैं, कर हम उतना ही लेंगे, तो ज़मीन का अगर प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर वहाँ उपज ज़्यादा हो जाती है, तो उससे फ़ायदा किसको होगा, ज़मींदारों को होगा और तालुकदार को होगा। तो इसीलिए वो कोशिश करेंगे उसे बढ़ाने की। ये सोच लेकर के परमानेंट सेटलमेंट का जो है शुरुआत की गई। अब प्रॉब्लम्स क्या थी इसकी? द प्रॉब्लम, permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. तो परमानेंट सेटलमेंट में प्रॉब्लम्स ये आई कि कंपनी ऑफिशियल्स को पता चला, बहुत ही जल्द वो ये समझ गए कि ज़मींदार जो थे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना, कोई भी ध्यान देने में इच्छुक ही नहीं थे। वो चाहते ही नहीं थे कि खेती बाड़ी में कुछ इंप्रूवमेंट लाई जाए, ज़मीन में कोई इंप्रूवमेंट की जाए, ऐसा कुछ था ही नहीं उनके मन में। द रेवेन्यू दैट हैज़ बीन फिक्स वॉज सो हाई दैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। अब जो रेवेन्यू था जो फिक्स करके रखा था तो वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ऐसे में ज़मींदार जो थे बहुत मुश्किल हो जाती थी उनको पे करने में। उनको एनी वन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट इज ज़मींदारी। और ऐसा भी था कि अगर कोई फेल हो जाता है कि वो रेवेन्यू पे ना कर पाए तो फिर उसकी ज़मींदारी उससे छिन जाती थी। न्यूमरस ज़मींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी। देखो, ज़मींदार जब रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता था तो क्या कर दिया जाता था कि उसकी जो ज़मीन थी उसकी बोली लगाई जाती थी। ऑक्शन करना क्या होता है, बोली लगाना। तो बोली लगा करके कंपनी क्या है दूसरे को दे देती थी उसकी ज़मीन। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी के शुरुआत में क्या होता है, द सिचुएशन चेंज्ड। जो स्थिति थी वो बदल गई। द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपैंडेड। अब ये है कि मार्केट में जो है कीमतें बढ़ चुकी थी और कल्टीवेशन जो खेती बाड़ी थी धीरे धीरे बढ़ रही थी, यानी कि जंगल काटे गए, साफ किए गए, ये सब करके खेती बाड़ी का एरिया बढ़ाया गया। दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। तो इसका मतलब ये था कि अगर ज़मीन बढ़ी है, कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, खेती बाड़ी ज़्यादा हो रही है, तो ज़मींदारों को क्या हुआ होगा, फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन कंपनी को क्या है, उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है, उनको रेवेन्यू तो उतना ही मिल रहा है क्योंकि परमानेंट है, परमानेंटली जितना उनने किया था उतना ही मिलेगा, तो उन्हें वही मिल रहा था। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और इन ज़मींदार जो इतना इनकम बढ़ रही थी, उनकी रेवेन्यू बढ़ रहा था, फिर भी तब भी ज़मींदार क्या थे, ज़्यादा कोई खास दिलचस्पी लेते ही नहीं थे कि वो ज़मीन को इम्प्रूव कराएं, उसमें कुछ सुधार लाएं ताकि ज़मीन जो है अच्छे से उपज दे पाए। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। कुछ लोगों की ज़मीन खो चुकी थी सेटलमेंट के शुरुआती दौर में। अदर्स नाउ सॉ द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कुछ लोगों की ज़मीनें छिन गई थी उनसे ऑक्शन के तौर पर, तो बाकी वाले भी यही सोचते थे कि हमें क्यों दिक्कत लेना है। वो कोई भी दिक्कत और परेशानी अपने से लेना ही नहीं चाहते थे और वो इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, कल को हमसे हमारी ज़मीन छीन गई तो फिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बेकार हो जाएगा, तो इसलिए वो काम ही नहीं करते थे। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। दो जैसे जैसे जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, टेनेंट्स होते हैं किसान, ठीक है,
ऐसे किसान जो किराए पे लिए गए हों, किराए पे काम करते हों, ठीक है, ज़मीन दे देते थे उनको, और कोई भी ज़मीन में उन्हें खुद से इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें इम्प्रूवमेंट करने का। तो इस बॉक्स में क्या बताते हैं, कोलब्रुक ऑन बंगाल रियॉट्स। तो जो बंगाल के किसान थे उसके बारे में कोलब्रुक का कुछ कहना है। क्या कहते हैं ये, इन मैनी, यहाँ बॉक्स में देख रहे हैं हम, इन मैनी विलेजेस of Bengal, some of the powerful ryots did not cultivate but instead gave out their lands to others। देखो, बंगाल में बहुत सारे ऐसे गांव थे जहाँ पे ताकतवर किसान हुआ करते थे जो खुद खेतीबाड़ी नहीं करते थे, दूसरों को खेतीबाड़ी करने के लिए अपनी ज़मीन दे देते थे, द अंडर टेनेंट्स। ठीक है, टेनेंट्स किराए पे जो किसान लिए जाते थे, टेकिंग फ्रॉम देम वेरी हाई रेंट, और उनसे खूब सारा जो है वो किराया वसूल करते थे। In 1806, H.T. Colebrook described the condition of these under tenants in Bengal। तो H.T. कोलब्रुक जो है उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो ये टेनेंट्स होते थे जिनको किराए पे ज़मीनें दी जाती थी उनकी क्या हालत थी। द अंडर टेनेंट्स डिप्रेस्ड बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड एंड बाय usurers return for the cattle, seed and subsistence advanced to them can never extricate themselves from debt। अब टेनेंट्स को इतनी परेशानी थी कि उनसे जो पूरा रेंट था काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, उनके पास जो पशु थे उनके लिए खाने के लिए और ज़मीन के लिए जो बीज है उसके लिए भी उन्हें प्रॉब्लम होती थी। अब वो बीज भी नहीं रख पाते थे अपने पास, और वो धीरे धीरे क्या किस में जा रहे थे, कर्ज में डूब रहे थे किसान जो थे। इन so abject a state that can labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation। देखो, उनको बहुत ही थोड़ा मिलता था, ठीक है, किसानों को बहुत कम मिलता था और उन्हें उसी में संतुष्टि करनी पड़ती थी, और उन्हें कोई भी उम्मीद थी नहीं थी कि कोई भी सुधार उनकी सिचुएशन में आएगा, क्योंकि उनके ऊपर जो कर था वो किराया जो था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हुआ करता था। तो ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। ये जो कोलब्रुक ने कहा है यही बात हमें यहाँ पे समझाई जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था वहाँ का जो सिस्टम गांव में था। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर। देखो, अब क्या है कि जो किसान है, टेनेंट है, वो क्या है, ज़मींदार को खूब सारा रेंट पे करता है, किराया पे करता है, लेकिन उसके जो ज़मीन पे हक हैं उन पे कोई भी सुरक्षा का उसको कोई भी प्रावधान है ही नहीं। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। ज़्यादातर जब उसे किराया देना पड़ता है किसी किसान को तो वो क्या करते थे, कर्जा लेते थे किसी भी मनी लेंडर से, किसी भी कर्जदार से। एंड वेन ही फेल टू पे द रेंट ही वॉज evicted from the land and had cultivated for generation he had cultivated। ऐसा है कि जैसे ही वो अगर रेंट या किराया पे करने में सफल नहीं होता तो उसे उस ज़मीन से निकाल दिया जाता था जहाँ पे सदियों से और उनके जो पुष्टि, उनकी जो पीढ़ियों से वो वहाँ उस ज़मीन पे काम कर रहे होते थे, वहाँ से निकाल दिया जाता था। अब यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड आता है माहल। माहल क्या होता है, in British revenue records, Mahal is a revenue estate which may be a village or a group of village। देखो, ब्रिटिश का एक रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें माहल किसको बताया गया है कि ये एक रेवेन्यू एस्टेट हो, जहाँ से कर इकट्ठे करते थे वो, ये एक गांव भी हो सकता था या फिर गांव का ग्रुप भी हो सकता था। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। अब देखो, परमानेंट सेटलमेंट की जो प्रॉब्लम्स हमने देखी उसके साथ जो भी परेशानियां हो रही थी, अब उन्होंने नया सिस्टम शुरू किया। बाय द अर्ली 19th century many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again। देखो, अब 19th सेंचुरी के दौर में कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स को ये लगता था कि जो रेवेन्यू का कर लेने का जो सिस्टम है उसे बदलना चाहिए दोबारा से, क्योंकि पुराने सिस्टम से कुछ खास फायदा नहीं हो रहा। हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। देखो, ये लोग ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कर है उसको परमानेंटली फिक्स कर दें कि इतना ही मिलेगा आपको, जबकि उनकी कंपनी के खर्चे बढ़ चुके थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन में उनको खर्चा लगता था वो बहुत बढ़ चुका था, और व्यापार का खर्चा था वो भी पूरा करना था। तो ऐसे में जो कर उन्हें परमानेंट सेटलमेंट से आता था वो पूरा नहीं होता था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल, अब बंगाल एक जगह है वहाँ, तो बंगाल स्टेट का नॉर्थ वेस्ट का जो पोर्शन है मैप में अगर आप देखोगे वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंसी जो है मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। देखो, बंगाल पहले बहुत बड़ा होता था, तो अभी ये कुछ हिस्सा इसका जो है अब उत्तर प्रदेश में आ चुका है। एन इंग्लिश मैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजी डिवाइस द न्यू सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822। और जो हॉल्ट मैकेंजी है ना, इन्होंने एक नया सिस्टम बताया कि क्या करना चाहिए आपको। वो कब हुआ, 1822 में ये लाया गया। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved under his direction। देखो, मैकेंजी को ये लगता था कि जो गांव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सामाजिक एक संस्था है, जिसे जो नॉर्थ इंडियन जो उत्तर भारत समाज में मान्यता
मिलती है और उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे बचाने की ज़रूरत है। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फॉर फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो उन्होंने बताया कि उनके बताने के मुताबिक कलेक्टर्स जो लोग थे वो लोग कहाँ गांव से गांव में घूमने लगे, इंस्पेक्टिंग द लैंड, और ज़मीन का इंस्पेक्शन करने लगे, देखने लगे, मेजरिंग द फील्ड्स, और खेतों का जो है मेजरमेंट यानी माप किया जाने लगा, एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, उनके बारे में भी रिकॉर्ड किया जाने लगा। अब क्या है, द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन द विलेज वॉज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। अब क्या एस्टिमेट लगाया गया कि अब पूरे गांव में, ठीक है, गांव या गांव के ग्रुप को हम महल बोलते हैं ना, वो पूरा वहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, एक गांव के रेवेन्यू की बात होने लगी। गांव के लोग खुद से पे करेंगे, किसको देंगे, सीधा कंपनी को। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज पीरियडिकली। अब देखो रेवेन्यू पहले क्या कर दिया, परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स होगा, इतना ही लेना है तो इतना ही लेना है, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इसको हम समय समय पे बदलते रहेंगे, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, और ये परमानेंट फिक्स नहीं रहेगा। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू हैड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब क्या था कि गांव के जो मुखिया होते थे उनको कहा गया कि आप गांव के सभी लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे और हमें कर के रूप में दे देंगे, रादर देन द जमींदार। यहाँ पे जमींदार को नहीं रखा गया, ठीक है। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द माहलवारी सेटलमेंट, और इस सिस्टम का नाम दिया गया माहलवारी सेटलमेंट, ठीक है। अब देखो मुनरो सिस्टम, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, मुनरो सिस्टम, ठीक है। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ देयर वॉज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। अब दक्षिण भारत की बात अगर हम करें तो वहाँ पे भी परमानेंट सेटलमेंट के अलावा एक नया आइडिया जोड़ा गया। द न्यू सिस्टम दैट वॉज डिवाइज केम टू बी नोन एज द रियातवार और रियातवारी, ठीक है। तो इस सिस्टम को नाम दिया गया रियातवार, ठीक है। रियात कौन होते हैं, किसान। तो अब इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, और इसकी शुरुआत किसने की थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। छोटे से एक शुरुआत थी ये। इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। देखो कुछ एरिया लिया गया कंपनी के द्वारा जब टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुई थी और उसे हरा के मार दिया गया, तो थोड़ा सा एरिया उसके जो ब्रिटिशर्स के अंडर था उनमें से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ये सिस्टम शुरू किया। तो अब थॉमस मुनरो हैं, ये जो सिस्टम है इसको डेवलप कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। शुरुआत बहुत छोटी थी लेकिन धीरे धीरे इसे पूरे साउथ इंडिया में बढ़ा दिया गया। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स। तो रीड और मुनरो को ये लगता था कि दक्षिण में क्या है, कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। तो उन्होंने जमींदारों को छोड़ के वहाँ जमींदार सिस्टम नहीं रखा, उन्होंने कहा कि सीधा जो सेटलमेंट हमसे बात सीधी किसकी होगी, कल्टिवेटर्स, यानी कि जो रियात है, जो खेती कर रहा है, उनसे ही हमारा सीधा संबंध रहेगा, ठीक है। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज़मीन की देखभाल कर रहे हैं, ज़मीन पे फसलें उगा रहे हैं। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। देखो उनका जो फील्ड है उसे पहले उनका सर्वे होगा, ठीक है, सर्वे होगा, और रेवेन्यू के बारे में, अब कि फील्ड कैसा है, ज़मीन कैसी है, वहाँ कितनी उपज होती है और कितना रेवेन्यू मिल सकता है, ये तो देखना था ना। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियात अंडर देयर चार्ज। मुनरो ने सोचा कि जैसे अपने पिता अपने बच्चों को बचाते हैं ना, वैसे ही उन्हें किसानों को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। ऑल वॉज नॉट वेल, लेकिन सब ठीक नहीं था, जैसे हमें दिखा रहे हैं वैसा सब कुछ था नहीं। विद इन अ फ्यू ईयर आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज्ड इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। पर जो नया सिस्टम है ये रियातवारी सिस्टम, इसमें भी सब ठीक था नहीं। ड्रिवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। देखो मेन इच्छा क्या थी अंग्रेज़ों की, कि उनको पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है ज़मीन से। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब रेवेन्यू ऑफिशियल जो थे उन्होंने खूब सारा, बहुत ज़्यादा जो ऊंचे रेवेन्यू, ऊंचा कर रख दिया खूब सारा, ठीक है। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। अब किसानों को क्या था कि वो इस लायक थे ही नहीं कि वो पे कर पाएँ इसको। रियात फ्लेड टू द कंट्री साइड। जो किसान थे वो गाँव की तरफ उन्होंने गांव छोड़ दिए, ठीक है। द विलेजेस बिकेम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स। अब जो डिजर्टेड होते खाली कर दिए, वो बिल्कुल ही
वहाँ से भाग गए, किसान ही भाग गए, जब उन्हें कर देने के सक्षम नहीं होते थे वो तो भाग जाते थे। ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स हैड इमेजिन दैट द न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स। देखो कुछ आशावादी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने ये सोचा कि जो नया जो सिस्टम हमने लाया हरियौत वाली सिस्टम, इससे किसान क्या हो जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, बिजनेसमैन किसान हो जाएंगे वो। लेकिन बट दिस डिड नॉट हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, अब क्रॉप्स यूरोप से कैसे आती हैं? द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू, इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप्स दैट यूरोप रिक्वायर्ड। तो अब ब्रिटिशर्स को क्या लगता था कि गांव में लोग सिर्फ कर ही नहीं दे सकते हमें, बल्कि वो भी फसलें उगा सकते हैं जो उन्हें यूरोप में ज़रूरी हैं। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। देखो यूरोप में उस समय ओपियम यानी अफीम होता है, एंड इंडिगो नील जो कॉटन के कपड़ों को रंगने के लिए काम आता है। तो ये खेती उनको वहाँ पे इस चीज़ की डिमांड थी, इसीलिए वो चाहते थे कि भारत में इसकी खेती कराई जाए। इन द सेंचुरी एंड अ हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स, जूट इन बंगाल, टी इन असम, शुगर केन इन यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश आज का, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, राइस इन मद्रास। देखो ये फसलें उन्होंने मेन बना दी क्योंकि उनको ये चाहिए थी, किसके लिए? अपने देश के लिए। ठीक है, उन्होंने किसानों को या तो मना लिया, परसुएड करा दिया, परसुएड कराना होता है मनाना, एंड या तो फिर कल्टीवेटर से ज़बरदस्ती ये काम करवाने लगे। तो उन्होंने बंगाल में क्या कहा, आप जूट उगाओगे, असम में कहा चाय उगाई जाएगी, और यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा शुगर केन उगाया जाएगा, और पंजाब में उन्होंने वीट यानी कि जो गेहूं है उसकी खेती के लिए लोगों पे जोर डाला, और महाराष्ट्र में कॉटन, पंजाब में भी कॉटन उगाया जाने लगा, और राइस मद्रास में, मद्रास जो आज का समय चेन्नई है। ठीक है, हाउ वॉज दिस डन, कैसे हुआ ये सब? द ब्रिटिश यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। देखो ब्रिटिश ने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए कि वो जो है कल्टिवेशन, जो क्रॉप्स वो चाहते हैं उनकी खेती कैसे करवाई जाए। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, क्या कलर्स का भी कोई इतिहास है? जो रंग हैं हमारे पास, जो हम अलग अलग रंग देखते हैं, इनका कोई इतिहास है क्या? हाँ ज़रूर होगा। फिगर 5 and 6 आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। द इमेज ऑन द लेफ्ट शोज अ कलमकारी। देखो ये लेफ्ट में जो है वो कलमकारी शो करता है, प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये हाथ से किया गया था, ना कि किसी मशीन से। यहाँ के जो कपड़ा बुनने वाले लोग होते थे आंध्र प्रदेश के, ये सब करते थे। ऑन द राइट अ फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइंड एंड प्रोड्यूस बाय विलियम मॉरिस। अब ये जो राइट वाला है ये किसने किया था? विलियम मॉरिस ने इसको डिज़ाइन किया था। अ फेमस पोएट एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ये एक बहुत ही मशहूर कवि और एक कलाकार 19वीं शताब्दी के थे। कहाँ में? ब्रिटेन में। देयर इज वन थिंग कॉमन इन द टू प्रिंट्स, इन दोनों प्रिंट्स में एक चीज़ कॉमन क्या है? बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर। दिख रहा है ना, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ब्लू यूज हुआ है, दोनों तरफ एक डार्क ब्लू है, एक लाइट ब्लू है। ठीक है, तो कॉमनली कॉल्ड इंडिगो। तो ये जो ब्लू कलर था ये कहाँ से आता था? ये मेन कलर आता था हमारे पास इंडिगो से। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस, क्या आपको पता है कि इस कलर को कैसे बनाया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता था? ठीक है, द ब्लू दैट यू सी इन दिस प्रिंट्स वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो। अब वो कहाँ से आता था? जैसे हमने पढ़ा इंडिगो से मिलता था ये। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेशन इन इंडिया, फॉर इंडिया वॉज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। ऐसा लगता है जो मॉरिस हैं उन्होंने जो ये कलर यूज़ किया है, ब्लू कलर जो यूज़ करते हैं वो इंडिगो से ही मिलता था। और इंडिगो कहाँ से मिलती थी? भारत से मिलती थी। ठीक है, भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, किसको? ब्रिटेन को। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो? लेकिन देखो इंडिगो वो पहले भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने भारत की ही इंडिगो इस्तेमाल क्यों करना शुरू कर दी? द इंडिगो प्लांट ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक्स। देखो भारत एक ट्रॉपिकल देश है ना, तो ट्रॉपिक्स तो आपको पता ही होंगे। तो ऐसे में जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है? ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में। बाय 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर इन इटली। 13वीं शताब्दी की बात है कि जो इटली में मैन्युफैक्चर करते थे लोग, कपड़ा बनाते थे, वो लोग भारतीय इंडिगो का इस्तेमाल करते थे, भारत की नील का इस्तेमाल करते थे। फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ। देखो फ्रांस और ब्रिटेन में भी क्या होता था? डाई होते थे कपड़े। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो रीच द यूरोपियन मार्केट एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई। देखो हालांकि जो भारतीय इंडिगो थी, नील थी, वो बहुत ही कम जाती थी यूरोप में, लेकिन इसकी जो कीमत थी, इसका जो प्राइस था बहुत हाई होता था। यूरोपियन क्लोथ्स मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड to depend on another plant called
वुड टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई। देखो, अब यूरोप का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पे है, टेम्परेट क्लाइमेट है, वहाँ का ठंडा क्लाइमेट है। तो वहाँ एक प्लांट होता है जिसे वुड बोलते हैं, और इससे क्या बनता था, वायलेट कलर बनता था या फिर ब्लू डाई बनती थी। ये इतना अच्छा नहीं हुआ था। बीइंग अ प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, वुड वॉज मोर इजिली अवेलेबल इन यूरोप। तो वुड जो था बहुत अच्छे से यूरोप में मिल जाता था उस समय, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट था और वहाँ पे उगता था ये। तो ऐसे में इट वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली। होता कहाँ था भाई ये ज़्यादातर, ये होता था इटली के नॉर्दर्न पोर्शन में, साउदर्न फ्रांस एंड इन द पार्ट ऑफ द जर्मनी। कुछ फ्रांस के साउथ एरिया में होता था और कुछ हिस्से जो जर्मनी के थे वहाँ पे भी होता था, एंड ब्रिटेन में भी हुआ करता था ये। वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। अब देखो चिंता किस बात की थी कि इंडिगो जो नील है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसका कंपटीशन वुड का। तो वुड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो। अब यूरोप के जो वुड प्रोड्यूसर थे, ठीक है, वुड प्लांट को जो लगाते थे, वो लोगों ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, उनको उनके ऊपर दबाव डाला कि वो इंडिगो को देश में लाने से मना कर दें, इंपोर्ट ना करें, खरीदे ना, आयात ना करें। तो ऐसे में क्या होता है, क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई। लेकिन जो क्लोथ को, कपड़े को डाई करते थे, कलर देते थे, उन्हें पसंद था क्या, इंडिगो, नील ही पसंद था डाई करने के लिए, क्योंकि वो अच्छा होता था। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, इसे बहुत ही चमकदार नीला रंग आता था। वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल। लेकिन जो वुड होता था, वुड से क्या होता था, पीला और थोड़ा डल कलर आया करता था, थोड़ा ऐसे उतना चमकदार कलर नहीं आता था। बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर परसुएडेड द गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। और 17वीं शताब्दी आते आते वहाँ के जो कपड़े बनाने वाले लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया कि वो इंडिगो का जो है आयात करने के लिए उन्हें परमिशन दे दें, ठीक है। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन एसटी डोमिंग्यू इन द कैरिबियन आइलैंड। देखो, कैरिबियन आइलैंड उन्होंने हथिया लिया फ्रेंच लोगों ने, वहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिगो उगाना शुरू कर दिया। द पोर्चुगीज इन ब्राज़ील। तो पोर्चुगीज़ ने कहा ब्राज़ील में शुरू कर दिया, इंग्लिश ने जमाइका में शुरू कर दिया, इंग्लिश लोगों ने जमाइका में शुरू कर दिया इंडिगो की खेती। एंड इन द स्पेनिश इन वेनेजुएला। स्पेनिश लोग कहाँ चले गए, वेनेजुएला, अलग अलग एरिया में इन लोगों ने इंडिगो उगवाना शुरू कर दिया, अपने अपने देशों को छोड़ के, जहाँ पे क्लाइमेट उनके इंडिगो के लिए था नहीं। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखो, इंडिगो का जो खेती होती थी ना, वो नॉर्थ अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों में होती थी। अब देखो ये डार्क है ना, तो यहाँ पे इसका मीनिंग बताया हुआ है। प्लांटेशन होता क्या बेसिकली, अ लार्ज फॉर्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर एम्प्लॉइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। प्लांटेशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, शुगर केन, टोबैको, टी एंड कॉटन। देखो, प्लांटेशन क्या है, एक बहुत बड़ा खेत होता है जिसको प्लांटर क्या करते हैं, जो प्लांट करने वाले लोग होते हैं, वो किसको लगाते हैं, फोर्स्ड लेबर को लगाया करते थे, मतलब ज़बरदस्ती खेती पे मजदूरों को लगाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। ये प्लांटेशन सिर्फ इंडिगो की ही नहीं होती थी, बल्कि कॉफ़ी, शुगर केन, टोबैको, टी, कॉटन की भी हुआ करती थी। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के खत्म होते होते, द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। तो जो भारत का नील था उसकी डिमांड जो है बढ़ चुकी थी मार्केट में ब्रिटेन की। ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। तो अब ब्रिटेन क्या है, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, औद्योगिकरण शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ चुकी थी, और कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुका था, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। तो कपड़े को डाई करने के लिए भी डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ी थी, तो इंडस्ट्री की वजह से, औद्योगिकरण होने की वजह से जो है कपड़ा भी बहुत बड़े लेवल पे बनने शुरू हुआ था। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज्ड। जब क्या होता है कि इंडिगो का डिमांड जो है बढ़ जाता है, इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। देखो, जो वेस्ट इंडीज से सप्लाई आती थी इस डाई की, ठीक है, और अमेरिका से, वो कोलैप्स हो गए बहुत सारे कारणों की वजह से। बिटवीन 1783 एंड 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो 1783 से लेकर 1799 तक क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है इंडिगो का वो कम हो जाता है, आधे से भी कम हो जाता है। क्लोथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ desperately looked for new sources of indigo supply। अब जो कपड़ा डाई करते थे ब्रिटेन में, दूसरा कहीं साधन ढूंढ रहे थे जहां से उनको क्या मिल जाए, नील का सप्लाई मिल जाए। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोड्यूस, कहाँ से इस इंडिगो का प्रोडक्शन कर सकते थे वो। ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। ब्रिटेन ने किस तरफ ध्यान दिया, इंडिया की तरफ। अब देखो क्या था, जहां जहां से उनको इंडिगो आता था वहां से कोलैप्स हो चुका था। अगर आप 1783 से 1789 का टाइम देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी टाइम यही है। तो रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी जगहों पे जो है वो सप्लाईज खराब हो चुकी थी। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to be dominate the
केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। देखो जो अंतिम दशक था 18वीं शताब्दी का, जो इंडिगो नील का कल्टीवेशन बंगाल का था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और यहाँ का जो इंडिगो था बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था, इसीलिए पूरे दुनिया की जो मार्केट हुआ करती थी उसमें इसका काफ़ी दबदबा हो चुका था। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। 1788 में क्या होता है कि लगभग 30% जो थी नील जो था भारत से ब्रिटेन की तरफ जाया करता था। बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। देखो कहाँ 30% है और कहाँ कुछ ही समय में, तो 10-20 साल के अंतराल के बीच में ही 95% हो गया था भारत का इंडिगो ब्रिटेन में सप्लाई होना। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रीव, कमर्शियल एजेंट्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। तो जैसे ही इंडिगो का व्यापार बढ़ जाता है, जो एजेंट्स थे या ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिगो के लिए इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। बहुत कुछ सालों में जो है कंपनी के जो काम कार्यकर्ता थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि वो जो है नील का बिजनेस करना शुरू कर गए थे, अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स। और यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था, इससे वो उसकी तरफ आकर्षित हुए। न्यूमरस स्कॉट्समैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। बहुत सारे स्कॉटिश लोग जो थे वो भी भारत आए, और साथ में इंग्लिश के लोग, ब्रिटिशर्स भी जो थे वो भी आए। वो क्या बन गए, यहाँ पे प्लांटर्स बन गए, जो कि इंडिगो की खेती करवाते थे। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी। जिनके पास पैसा नहीं होता था इंडिगो लगाने के लिए, उन्हें कर्जा दिया जाता था कंपनी के द्वारा। एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, और बैंक्स जो हुआ करते थे उस समय के, वो भी उन्हें कर्जा दिया करते थे। ठीक है। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड। अब इंडिगो की खेती होती कैसे थी। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। दो तरह के इंडिगो कल्टिवेशन किया जाता था, एक तो निज था, दूसरा रियोती था। ठीक है। निज अगर समझ में आए हमें तो निज अपना, निज का मतलब होता है अपना। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो निज एंड रियोती विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन। अब निज कल्टीवेशन में क्या होता है, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। जो निज कल्टीवेशन होता था वहाँ पे प्लांटर खुद से क्या करता था, अपनी कंट्रोल, अपनी ही ज़मीन के ऊपर प्लांटेशन करवाता था। वो ही इधर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर ज़मींदार्स। वो क्या करता था, या तो फिर ज़मीन खरीद लेता था या फिर किसी ज़मींदार से उसे किराए पे रख लेता था। ठीक है। एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर्स। और वो इंडिगो उगाता था कैसे, मजदूरों को किराए पे लेकर के। ठीक है। द प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन। अब प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन की, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन। अब प्लांटर्स के लिए मुश्किल था एरिया को बढ़ाना निज कल्टीवेशन के तहत। कैसे, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली इन फर्टाइल लैंड। अब इंडिगो की खेती सिर्फ उपजाऊ जमीन पर हो सकती थी। एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। और ये सारे एरिया जो थे पहले से काफ़ी ज़्यादा आबादी थी यहाँ पे। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। और सिर्फ छोटे छोटे जो प्लॉट्स थे बिखरे हुए, ज़मीन के टुकड़ों में बंटे हुए थे, वो रख सकते थे। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया टू इन कम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट। तो प्लांटर्स को क्या चाहिए था, बहुत बड़ा एरिया चाहिए था कि वो ज़मीन खेती कर सके इंडिगो की वहाँ से। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम। अब बड़ी बड़ी ज़मीन चाहिए थी, कहाँ से मिल सकती थी उनको ये। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, लीज पे देना शुरू कर दिया। फैक्ट्री जो इंडिगो के जो फैक्ट्री हुआ करती थी उसके आसपास ही ज़मीन को लीज पे लेना शुरू किया। एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। और वहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको वहाँ से निकाल दिया करते थे वो। बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट विद एंड टेंशन। और इससे हमेशा क्या होता था, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, और परेशानियाँ खड़ी हो जाती थी जब भी किसानों को उनकी ज़मीनों से निष्कासित किया जाता था। नॉट वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज। अब देखो ऐसा था कि जो लेबर थी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इतना आसान नहीं हुआ करता था। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर अ वास्ट नंबर ऑफ द हैंड्स टू ऑपरेट। और एक बहुत बड़ा खेत अगर होगा, बहुत बड़ी ज़मीन होगी जहाँ प्लांटेशन होगा, तो वहाँ पे उतने ही हाथों की ज़रूरत भी पड़ेगी वो काम करने के लिए। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। तो लेबर चाहिए होती थी ज़रूरी, जब क्या होता था कि किसान क्या होते थे, ज़्यादातर किस में बिजी होते थे, राइस की कल्टीवेशन, यानी कि चावल की कल्टीवेशन, खेती बाड़ी में बिजी हुआ करते थे ज़्यादातर लोग। तो इससे मुश्किल हो जाती थी उनको लेबर लेने की। यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्लेव। स्लेव क्या होता है, पर्सन हु इज़ ओन्ड बाय समवन एल्स द स्लेव ओनर। किसी के द्वारा अपना हक जमाना किसी के ऊपर। तो अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम एंड इट्स इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर।
स्लेव के पास कोई भी आज़ादी नहीं होती थी और उसे ज़बरदस्ती अपने मालिक के लिए काम करने पे मजबूर किया जाता था। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी फ्लोज एंड बुल्लक्स। अब निज कल्टीवेशन में ऐसा होता था कि अगर बहुत बड़ी होती ज़मीन तो वहाँ पे खूब सारी उन्हें हल वगैरह चाहिए होती थी और बैल जोतने के लिए चाहिए होते थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज। अगर किसी के पास 1 बीघा ज़मीन होगी ना इंडिगो की तो उसे 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। दिस मेंट दैट द प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लोज। यानी इसका मतलब ये था कि अगर किसी के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसको लगभग 2000 हल की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए। इन्वेस्टिंग इन ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब क्या था कि खर्चना है किसके ऊपर, प्लो खरीदने के ऊपर और ज़मीन को उसका उसका मेंटेनेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा परेशानी का मामला हो जाता था। किसके लिए? प्लांटर्स के लिए। नॉर कुड सप्लाईज भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लोज एंड द बुल्लक्स वर बिजी इन ऑन देयर राइस फील्ड्स। और ये करने को तैयार भी हो जाता अगर प्लांटर, तब भी बहुत मुश्किल होता था ये सब पाना। हल नहीं मिलती थी और बैल भी नहीं मिलते थे। उस समय जो लोग थे वो चावल की खेती में बिजी होते थे और उन्हें वहाँ भी हल चाहिए होती थी। अब देखो यहाँ पे बीघा बीघा एक मेजरमेंट का यूनिट है। उसका क्या मतलब है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ दिस एरिया वेरिड इन बंगाल। द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़। 1 एकड़ का 1/3 भाग जो होता था उसको बीघा बोलते थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. इतना खर्चा होता था, इतनी परेशानी आती थी, इसीलिए बहुत सारे कल्टीवेटर क्या होते थे, जो जो प्लांटर्स होते थे वो इस चीज़ से बचते थे, वो खर्चा करने को तैयार नहीं थे। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। लगभग 25% जो ज़मीन प्रोडक्शन करती थी तो वो उसमें इंडिगो का खेती होती थी। द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन द रियाती सिस्टम। तो बाकी वाला जो हिस्सा था वो अलग अलग दूसरी फसलें उगाई जाती थी वहाँ पे रियाती सिस्टम के अंदर। जो रियाती हमने मुनरो का पढ़ा ना, वही सिस्टम था। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियात्स। देखो रियात के ज़मीनों पर भी इंडिगो लगवाना कैसे शुरू किया? अंडर द रियाती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रियात्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, जिसको बोलते थे सट्टा। तो अब इस सिस्टम के अंडर जो प्लांटर्स थे वो किसानों को मजबूर करते थे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए, जो बनवाते थे उनसे, जिसको वो सट्टा बोलते थे। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेजर्स हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रियाट्स। अब ऐसे में उन्होंने जो गांव के मुखिया होते थे उनको प्रेशराइज करते थे, मजबूर करते थे किसानों की जगह पे साइन करने के लिए। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनको क्या मिलता था? पैसा मिलता था प्लांटर से, ताकि वो क्या कर सकें, एक और सस्ते रेट पे इंटरेस्ट कम लगा करके वो पैसे भी दे देते थे उनको, ताकि इंडिगो की खेती करना वो शुरू कर दें। बट द लोन कमिटेड द रियात ऑन कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। लोन लिया है तो उसको 25% एरिया जो अपनी ज़मीन का है उस पर क्या करना पड़ेगा? इंडिगो का प्लांटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लोन लेने के ये नुकसान थे। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड द ड्रिल। प्लांटर क्या दिया करते थे? उनको बीज देते थे और ड्रिल भी देते थे। वाइल द कल्टिवेटर्स प्रीपेयर द सॉइल। जो किसान थे वो जो ज़मीन को तैयार करते थे, मिट्टी को, सोड द सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। और वो क्या करते थे? बीज बोते थे और वो ज़मीन का, फसलों का पूरा ध्यान रखते थे। अब कंडीशन देखोगे ना, ये पेंटिंग्स के थ्रू कुछ दिखाया गया। देखो इंसान, जो किसान थे उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो बेचारे हड्डियाँ दिखती थी, मांस तो था ही नहीं उनमें, इतना बुरा हाल था उनका। अगर चाहो तो ये पेज पढ़ सकते हो आप लोग, क्या बताया गया है, कंडीशन क्या बताइए। फिगर है ये, एन इंडिगो फैक्ट्री लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड, पेंटिंग बाय विलियम सिम्पसन। ये विलियम सिम्पसन नाम के एक पेंटर, उन्होंने पेंटिंग की है फैक्ट्री के आसपास का एरिया जो है उसके बारे में। When the crop was delivered to the planter after the harvest, देखो जब फसल काटी जाती थी और ये किसको दी जाती थी? प्लांटर को। अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रियाट्स। नया उनको कर्ज दिया जाता था, किसको? किसान को। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। देखो एक बारी लोन दिया, फिर दोबारा लोन दिया, उसको चुकाने का मौका भी नहीं देते थे और एक के बाद एक लोन दिए जा रहे थे। ये एक चेन बनती जा रही थी। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज हाउ हार्श द सिस्टम वाज। देखो शुरुआत में किसानों को लोन का सिस्टम अच्छा लगा था कि हमें लोन मिलेगा, कर्ज मिलेगा ताकि हम अपना काम कर सकें, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि ये बहुत ही ख़राब सिस्टम है जिसके अंदर हम
हम फंसते जा रहे हैं। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ द लोन नेवर एंडेड। तो जो वो इंडिगो उगाते थे उसका उनको कीमत बहुत कम मिलती थी, और जो लोन का जो साइकिल था, अब जो लोन के साइकिल में वो फंस चुके थे, वो ऐसा था कि वो कभी ख़त्म ही ना होता। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी थी। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच peasants preferred टू कल्टिवेट राइस। तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो प्लांटर्स थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि आप लोगों को ऐसी ज़मीन पे अपने इंडिगो लगाना है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पे आप क्या करते हो, चावल उगाते हो। तो ये मजबूर करते थे उनको। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। देखो इंडिगो जो है, इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती है, गहरी होती है, जिसकी वजह से सॉइल जो है, मिट्टी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको फर्टिलिटी जो है ख़राब होती है। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। अगर एक बारी जो है हम इंडिगो लगा देते हैं किसी ज़मीन पर, तो वहाँ फिर क्या होता है कि हम चावल की खेती नहीं कर सकते। द ब्लू रेबिलियन एंड आफ्टर, देखो ब्लू रेबिलियन, ब्लू क्या है, इंडिगो है, रेबिलियन क्या है, उसके खिलाफ जो लोगों ने रिवोल्ट किया, उसके बाद क्या होता है फिर। In March 1859, thousands of riot in Bengal refused to grow indigo. 1859 में क्या होता है कि बहुत सारे जो बंगाल के रियात थे, किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे ही जो है रेबिलियन फैलता है, रियात रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स। तो रियात ने मना कर दिया कि वो कोई भी किराया किसी प्लांटर को नहीं देंगे। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज आर्म्ड विद स्वॉर्ड एंड स्पेयर्स, और उन्होंने इंडिगो की जो नील की जो फैक्ट्रीज थी ना, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। किसके साथ, तलवार के साथ, भालों के साथ, जो भी उनके हाथ में आता था, एरो वगैरह जो भी था। वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स, और औरतें जो थी अपने घर के बर्तनों के साथ पीटती थी उनको, किनको, प्लांटर्स को। दोज हु वर्कड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बाइकॉटेड। अगर किसी ने भी किसी प्लांटर के लिए, जो भी प्लांटिंग करवाते थे उनसे, इंडिगो काम करते थे, तो वो समाज से बहिष्कृत कर देते थे उसको। एंड द गोमास्थास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटन अप। और गोमास्थास किसको बोलते थे, वो एजेंट होते थे प्लांटर के, जो क्या करने आते थे, रेवेन्यू लेने आते थे, कर लेने आते थे, और उनको बहुत मारा जाता था किसानों के द्वारा। रियाट्स वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांटेज टू सो इंडिगो नॉर बी बिल्ड बाय द प्लांटर्स लठियाल्स। तो वो क्या, रियात ने कसम खा ली थी कि वो कोई भी एडवांस नहीं लेंगे, कोई भी एडवांस यानी कि कोई भी पैसे नहीं लेंगे इंडिगो के लिए, कि उनको खेती करने के लिए, और ना ही वो किसके द्वारा बुली करे जा सकते हैं। लठियाल्स बोलते थे किसको, प्लांटर्स को। लठियाले डंडा लेके आते थे, उनको पीटते थे ना लाठी से। द लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। ये लठियाल जो होते थे, ये किसानों को अगर वो मुकर जाते थे, उनको पिटाई करवाते थे इनसे, ठीक है। तो ये पिटाई करने वाले लोग थे, इनकी भी नहीं ये सुनने लगे। उन्होंने कहा अब हम इनको भी जवाब देंगे। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। तो इंडिगो पीजेंट्स जो थे, उन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया कि वो चुप नहीं रहेंगे। और वॉट गेव देम द पावर टू रेबल, उन्हें कहाँ से इतनी ताकत आई कि उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑप्रेसिव। ये साफ है कि जो इंडिगो का सिस्टम था, यानी कि नील की खेती का सिस्टम था, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था, काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता था ऐसे किसके ऊपर, किसानों के ऊपर। बट दोज हु आर oppressed do not always rise up in rebellion, they do so only at times। लेकिन जो लोगों को अप्रेस किया जाता था, दबाया जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, हमेशा वो रेबेलियन के लिए खड़े नहीं हो जाते थे, विद्रोह के लिए खड़े नहीं हो जाते थे। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा जब हो जाता था, फिर वो क्या करते थे, विद्रोह में खड़े हो जाते थे। इन 1859 द इंडिगो रियाट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमेन इन देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर। अब प्रोत्साहन किसानों को कहाँ से आता है कि जो उनके अपने ज़मींदार हैं वहाँ के, और जो उनके लोकल हेडमैन हैं, जो उनके वहाँ के मुखिया हुआ करते थे, वो उनके साथ हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अब प्लांटर्स के अगेंस्ट खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे गाँव में जहाँ पे मुखिया को ज़बरदस्ती की गई थी कि वो इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, यानी अग्रीमेंट बनाएं। मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लठियाल से उनको क्या करना, पिटाई करवानी। तो उनके खिलाफ अब खड़ा होने के लिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेज अर्जिंग द रियाट्स टू रेजिस्ट द प्लांटर्स। तो दूसरी जगहों में ज़मींदार गांव में भी घुमा करते थे कि वो गांव वालों को बोलते थे कि अब आप लोग क्या करो, किसानों को बोलते थे कि भाई आप लोग प्लांटर्स को मना कर दो कि हमने खेती करनी ही नहीं है नील की। दे जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। तो ये ज़मींदार ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ये नाखुश थे किसके साथ, जो प्लांटर्स थे उनकी एक तो ताकत बहुत बढ़ रही थी, और ये बहुत गुस्सा भी थे क्योंकि जो उन्हें ज़बरदस्ती क्या, प्लांटर्स क्या कहते थे कि
अपनी जो ज़मीन है लीज़ पे दे दो और बहुत लंबे समय तक, जैसे कि उनकी ज़मीन बहुत ख़राब हो जाती थी इस वजह से। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल। जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको क्या लगता था, सॉरी पीजेंट्स थे, उनको लगता था कि उनकी जो संघर्ष है जो ये प्लांटर्स के खिलाफ कर रहे हैं वो, तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो उनकी हेल्प करेगी इसमें। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटीज ऑफ अनदर पॉपुलर रेबेलियन। देखो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत डर रहता था, टेंशन रहती थी कि कोई दूसरा विद्रोह ना हो जाए। When the news spread of simmering revolt in the Indigo district, the lieutenant governor turned the region in the winter of 1859। देखो अब क्या होता है, टूर, सॉरी, तो जैसे न्यूज़ फैलती है कहाँ तक विद्रोह की, इंडिगो के विद्रोह की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो टूर करने चले जाते हैं कहाँ, उस एरिया में जहाँ पे विद्रोह हो रहा था। 1859 की बात है। द रियाद सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लाइट। तो रियाद को, किसानों को क्या लगता था कि जो गवर्नमेंट है उनके लिए हमदर्दी रखती है, शायद इसी वजह से वो उनकी परेशानी को समझने की वजह से ही वो यहाँ पे आए हैं। व्हेन इन बरसात, जब बरसात थी, द मैजिस्ट्रेट Ashley Eden issued a notice stating that the Riyadh would not be compelled to accept indigo contracts. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. जब मैजिस्ट्रेट जो एशली एडन थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि जो किसान हैं उन्हें ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी नील उगाने के लिए। और ऐसा भी अब लोगों के सुनने में आने लगा कि जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने भी ये कहा है कि जो नील की खेती है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एडन वॉज ट्राइंग टू पैलिसेट द पीजेंट्स and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। देखो एडन ने बहुत कोशिश की किसानों को शांत करने की और कंट्रोल करने की, लेकिन जो उनके एक्शन थे माना गया जैसे कि वो विद्रोह का सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, एज द रेबिलियन स्प्रेड, जैसे ही विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कैलकाटा रश्ड टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। जो कैलकाता के पढ़े लिखे लोग थे ना, जहाँ पे नील की खेती होती थी, वो उस तरफ भागे। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रियात, उन्होंने लिखा कि किसानों की क्या परेशानियां थी, क्या दुख था। द ट्रिनी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर ऑफ द इंडिगो सिस्टम, उन्होंने जो अत्याचार थे प्लांटर लोगों के उनके बारे में लिखा, और जो इंडिगो का जो भय था उसके बारे में भी लिखा, जो इसके खराब परिणाम थे उसके बारे में भी लिखना शुरू कर दिया। वरीड बाय द रेबिलियन, किससे, विद्रोह से डर के, द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स फ्रॉम असॉल्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री ले आए वो किसको बचाने के लिए, जो प्लांटर थे, कि उनको किसान कहीं पीटे ना। एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन, और एक इंडिगो कमीशन बिठाया गया जिससे इंक्वायरी करने के लिए कहा गया कि इंडिगो का प्रोडक्शन है उसका क्या किया जाए। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, कमीशन ने प्लांटर्स को गुनहगार पाया, प्लांटर्स की गलतियां सामने आई। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रियायत, और इस कमीशन ने ये कहा कि जो इंडिगो का प्लांटेशन है वो रियात्स के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रियात्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। देखो कमीशन ने रियात को कहा कि जो आज के समय में जो इंडिगो आपने उगाया है वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा करें, और लेकिन आगे आप इंडिगो नहीं उगाना चाहते भविष्य में तो तब आप मना कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा था। देखो यहाँ पे क्या है, एक किसान कहता है कि आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो। अगर मुझे इंडिगो कमीशन की जब बात सुनी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे भीख मांगना मंजूर है लेकिन मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा। हाजी मुल्ला नाम का किसान है, एन इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चांदपुर का है ये। थाना हरदी was interviewed by the members of the Indigo Commission on Tuesday 5 June 1860। This is what he said in answer to some of the question। देखो कमीशन के कुछ लोग चले जाते किसानों के पास, 5 जून 1860 की बात है, जब उसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उसने आंसर कैसे दिए। W.S. सेटन कार, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिगो कमीशन, ये प्रेसिडेंट थे कमीशन के। आर यू नाउ विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट ऑन व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। उन्होंने कहा कि आप क्या इंडिगो की खेती नहीं करना चाहते, अगर आप
नहीं करना चाहते तो क्यों, और अगर आप मान जाओ कि खेती करनी है तो क्या आपकी शर्तें होंगी उसके लिए। हाजी मुल्ला, आई एम नॉट विलिंग टू सो, हाजी मुल्ला ने कहा कि मुझे कोई भी उगाने का शौक नहीं है, एंड आई डू नॉट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी, और मैं नहीं जानता कि कोई भी नया जो टर्म्स आएंगी, कंडीशन आएंगी, जो भी आप रूल्स लेके आओगे वो मुझे संतुष्ट कर पाएंगे। सर से मिस्टर सेल जो हैं वो क्या कहते हैं, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट अ रुपी अ बंडल। तो मिस्टर सेल कहते हैं कि क्या आप विलिंग नहीं हो, आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि एक बंडल के लिए आपको 1 रुपया दे दिया जाए। हाजी मुल्ला, नो आई वुड नॉट। तो हाजी मुल्ला कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। रादर देन सो इंडिगो आई विल गो टू अनदर कंट्री, उन्होंने कहा कि अगर मुझे नील की खेती करनी है इसके बजाय मैं किसी दूसरे देश में रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो, मैं भीख मांगना पसंद करूंगा, लेकिन इंडिगो बिल्कुल भी उगाने को तैयार नहीं हूं मैं। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, विद्रोह होता है तो इंडिगो का जो प्रोडक्शन है वो बर्बाद हो जाता है बंगाल में। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार, अब बंगाल से निकल करके वो किस तरफ चले जाते हैं, बिहार। अब उनको तो इंडिगो चाहिए थी हर हाल में। विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाई इन द लेट 19th, अब देखो सिंथेटिक डाई जो थी उसका डिस्कवरी हो चुका था 19th सेंचुरी के अंत में। देयर बिजनेस वॉज सिवियरली इफेक्टेड, अब उनका जो बिजनेस था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट उसको हो रहा था। बट येट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, नहीं फिर भी उन्होंने जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बंदोबस्त कर लिए। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए वापस, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुएडेड हिम टू विजिट चंपारण। देखो एक किसान है बिहार के जिनका जो गांधी जी को मनाते हैं चंपारण आने के लिए, एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर, और वो कहते हैं कि आप देखिए कि क्या मुश्किलें हैं, क्या दर्द है उन लोगों का जो किसान हैं जो इंडिगो उगा रहे हैं। महात्मा गांधी इज विजिट इन 1917 मार्क द बिगिनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। तो महात्मा गांधी की जो विजिट है जो वो वहाँ पे जाते हैं 1917 में, तो उससे चंपारण मूवमेंट जो हुआ है इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ उसकी शुरुआत माना जाता है। अब देखो ये हमारा एक पैराग्राफ था, अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज, एक गाना है एक जहाँ पे इंडिगो उगाई जाती थी वहाँ के गांव का। क्या इस तरह से ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।